नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा शर्मा और आज की वीडियो भी एक पॉडकास्ट है हमारे प्यारे राज दुलारे नीरज अरोड़ा सर के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइमिंग द मार्केट के कॉन्सेप्ट को लेकर। टाइमिंग द मार्केट का मतलब है मार्केट की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर लेना और उस मूवमेंट के हिसाब से अपने ट्रेड्स को एडजस्ट करना ताकि हम उनको प्रॉफिटेबल बना सकें। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग की तो एक आध बार उनका तुक्का चल जाता है, यानी वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, वो राइटली प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उसके चक्कर में कभी 1-2 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। बट वेन दे डू इट लॉन्ग इनफ, गड़बड़ तब शुरू होती है। आप हर बार 100% मार्केट को नहीं टाइम कर सकते हो, जिसकी वजह से बिगिनर इन्वेस्टर्स का काफ़ी नुकसान भी होता है। अगर आपके कुछ टाइमिंग द मार्केट को लेकर खट्टे एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। हमारे बाकी सभी व्यूअर्स को वो पढ़ने में बहुत रुचि आएगी, उनको लगेगा कि चलो किसी ने अपना नुकसान कराया और हमारे साथ वो विजडम शेयर करा है तो उन्हें वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप एक बिगिनर हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में तो आपको ये वीडियो स्पेसिफिकली शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें हमने बहुत डिटेल में जाकर बात करी है और आखिरकार इससे बचना कैसे है, आप अपने आप को सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं इससे, उसके बारे में भी हमने डिस्कस करा है। मैं नीरज सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो अपना कीमती समय निकाल कर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हमें गाइड करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में ज़्यादातर इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं होती है। एंड आई एम सो ग्लैड कि नीरज सर टाइम निकालकर इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि शुरू से लेके एंड तक आपको देखना है और अगर आपको लग रहा है नोट्स लेने की इच्छा है आपकी तो फील फ्री, नोट्स भी जरूर लें। और अगर आपको लग रहा है कि वो नोट्स औरों के भी काम आ सकते हैं तो उन्हें कॉमेंट्स में भी पोस्ट कर दीजिएगा। बिफोर वी डाइव इनटू द पॉडकास्ट, आई वांट टू थैंक यू ऑल। वी आर नाउ अ कम्युनिटी ऑफ 10,000 प्लस मेंबर्स और मुझे ये जानकर, ये देखकर बहुत बहुत खुशी होती है। इसीलिए आई वांट टू से थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। बहुत जल्द हमारे चैनल पर हम एक गिव अवे अनाउंस करने वाले हैं, तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतज़ार है, कर लीजिए सब्सक्राइब। जल्दी ही गिव अवे आएगा, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव राइट इनटू द पॉडकास्ट। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट ऑफ आवर चैनल। और नीरज सर का फिर से हम स्वागत करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। नीरज सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है कि मैं भाई कपिल शर्मा शो में जैसे गुत्थी थी मैं वैसे हो गया हूँ, एक परमानेंट कैरेक्टर बनता जा रहा हूँ। ऑल दो कुछ मन मुटाव के चलते गुत्थी चली गई थी, हम यहीं रहने वाले हैं। तो शर्मा जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। आपको जब डाउट्स आते हैं, आपके जो नॉलेज हम लोग मिल के बांट सकते हैं या जो मेरे डाउट्स होते हैं हम वो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। बताइए शर्मा जी, क्या पूछना चाहते हैं आज आप? सर, आज सवाल थोड़ा गंभीर है। कुछ ऐसा गंभीर। है, हाँ गंभीर है। हम्म, कुछ ऐसा हम्म, है जो मतलब आपने देखा होगा कि ट्विटर पे या फिर जितने भी जगह पे आपने सुना होगा ना, लोगों का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में। हम्म, वो बड़े दिग्गज बने फिरते हैं कि मार्केट को हम्म, मैं टाइम कर लूंगा, मार्केट को मैं टाइम कर लूंगा। ठीक है, राइट, तो आज हम राइट। बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट और उसको टाइम कैसे किया जाए, या फिर हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सर शर्मा जी, व्यूअर्स, हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। नहीं मैं बोल रही हूँ व्यूअर्स हमारे बच्चे से लेके मिडिल एज तक, मतलब मिड 30s वाले लोग हैं। तो आई थिंक सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस ही कर देते हैं कि आखिरकार ये टाइम का मतलब, टाइम करना स्टॉक मार्केट को, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। पहले एक बार मैं बोलूँगा कि द मनी मास्टर के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सब कमेंट बॉक्स में पहले बताएँ, क्या पूजा की शक्ल द साउंड ब्लेज़ जो इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत चल रही है, उनसे मिलती है कि नहीं मिलती है? मेरे हिसाब से तो मिलती है। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सबसे पहले तो ये बताएँगे। मुझे अभी-अभी ऐसे रियलाइज़ हुआ जैसे मैं वो मितिका नाम है शायद उसका, मितिका द्विवेदी जी से ही बात कर रहा हूँ। एनीवेज़, तो शर्मा जी, टाइमिंग द मार्केट ये ना एक मतलब अगर अगर स्टॉक मार्केट के वेद लिखे जाए, स्टॉक मार्केट की बाइबल लिखी जाए, स्टॉक मार्केट की कोई ऐसे कोई होली बुक लिखी लिखी जाए, तो उसमें जब पाप लिखे जाएँगे ना, सिन्स, तो उसके अंदर लिखा जाएगा टाइमिंग द मार्केट। ये मैं रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। कई लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन आम व्यक्ति एक आम इन्वेस्टर मार्केट को कभी टाइम ना कर पाया है, ना कर पाएगा। और अगर उसने शुरुआत में 1-2 बार कर भी लिया, तो उसे बोलते हैं ना, बिगिनर्स लक उसका होगा और बहुत जल्दी जो है वो बिगिनर्स लक जो है वो एक बैड लक में बदल जाएगा। टाइमिंग द मार्केट का मतलब मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या होता है।
कि बेसिकली आप टाइम कर रहे हो कि भाई अब ये मार्केट नीचे अब खरीद लेता हूँ, जब ऊपर जाएगी तो बेच दूँगा। और ये करना क्यों इम्पॉसिबल है? किसी को नहीं पता कि मार्केट कितनी नीचे जा सकती है और कितनी ऊपर जा सकती है। मैं आपको सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ अपनी-अपनी फीलिंग्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जब 2020 मार्च 2020 था टू बी स्पेसिफिक, 20 मार्च के से लेके 30-31 मार्च तक जब दुनिया हिल रही थी भयंकर तरीके से। जब मोदी जी ने आके बोला था वो थाली बजाएँगे 5 बजे 5 मिनट, राइट? और बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी। उस समय इफ आई एम नॉट रॉन्ग निफ्टी 7800 लेवल्स को टच कर गया था। तो बहुत लोगों ने तब भी बाय नहीं किया कुछ भी। बिकॉज़ दे वर प्लानिंग कि जो और नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसी अफ़वाहें चल रही थी, जब मार्केट गिरती है ना तो लोग बाग गिरने की बात करने लग जाते हैं। जब उठती है तो उठने की बात करने लग जाते हैं। सो ऐसी अफ़वाहें आ गई थी कि भाई मार्केट जो है 3000 जाएगा, तो लोगों ने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। मतलब जिन लोगों को कुछ नहीं पता ना स्टॉक मार्केट के बारे में, वो भी बोलते थे अभी तो और जाएगा 3500 तक जाएगा। कहाँ से आया ये नंबर 3500 का किसी को नहीं पता। बस 3500 तक जाएगा, 3500 तक जाएगा, अभी तो और गिरेगा। सर मेरा अंदाज़ा 6000 का है, मेरा अंदाज़ा 5000 का है। आज की डेट में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस समय जो है वो निफ्टी 16,200-300 के आसपास है। और अभी आप मान के चलो मोटा-मोटा 1 साल कुछ महीने हुए हैं, 1 साल कुछ महीने। यानी अगर वहाँ पे किसी ने पैसे लगाए होते, सिर्फ़ इंडेक्स फंड में या फिर ईटीएफ में, निफ्टी के ईटीएफ में, तो जिसे बोलते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आता। रंग भी चोखा आए वैसे रंग भी चोखा आता यहाँ पे क्यों? आपका पैसा एक्चुअली में डबल हो गया होता, डबल आपके ज़ीरो नॉलेज के साथ आपका पैसा जो है वो डबल हो गया होता। सो लोग बाग क्यों रह गए? मार्केट को टाइम करने के चक्कर में, राइट? अब इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। उसका दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या है? लोग बाग ऊपर मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। आपने आपको मैं ना मतलब देखो, इसको ना कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, "सर आप पुराने शेयर्स क्यों बता रहे हो? कुछ नया बताओ।" देखो नया भी बताएँगे, लेकिन पुराने एग्ज़ाम्पल से ही आप लोग नई चीज़ निकाल सकते हो ना। मैं किसी शेयर का नाम नहीं लेता, किसी कंपनी का नाम नहीं लेता। आपने एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर्स परचेज़ करे ₹100 के, राइट? और वो हो गए ₹120 के। निफ्टी अपने हाई पे है। आपको लग रहा है कि भाई ये तो 20% कमा लिया तेरे भाई ने, टाइम करो मार्केट को, बेचो और बेच के फिर जब नीचे आएगी मैं तब दोबारा एंट्री ले लूँगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि ₹100 का शेयर लिया, 120 का बेच दिया, अब वो शेयर 450 का है, अब वो शेयर 500 का है, अब वो शेयर 1000 का है, राइट? मैं हुँ। अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, अभी आपको ना एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ज़रा देखिएगा इसको। एचडीएफसी का मैं क्या देखता हूँ, एक बार हिस्टोरिकल प्राइस एक बार आपको देख के बताता हूँ, आप हैरान हो जाएँगे कि इसका हिस्टोरिकल प्राइस जो है वो क्या था, राइट? मैं आपके सामने-सामने देख के बता रहा हूँ आपको और यहाँ पे मैं हूँ याहू फाइनेंस के पेज पे और मैं अभी आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा। मैं ना इसका मैक्सिमम जो है वो लिमिट निकाल लेता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ मंथली के बेसिस पे अप्लाई कर दिया है। मैं आपके साथ जो है एक बार शेयर कर रहा हूँ, राइट? ज़रा देखिएगा आप ज़रा इसको बैठ के एक बार। ये देखिए, आपको सामने नज़र आ रहा होगा 6 अगस्त 2021 का प्राइस है ₹1483 का, 1483। अगर मैं बहुत पीछे चला जाता हूँ यहाँ पे, बहुत पीछे चला जाता हूँ, जाते-जाते मैं आ गया हूँ, आप ध्यान से देखें, मैं 96 में कहीं पे आ गया हूँ। 1 जनवरी 1 जनवरी 96 की भी मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट थिंक ओवर इट। हुँ, 1 जनवरी 96 की बात कर रहा हूँ मैं, तब ₹3 का शेयर होता था एचडीएफसी का, हुँ। ₹3 का। ₹3 कैन यू इमेजिन? और आज वो शेयर हो चुका है कितने का अगर आप देख पा रहे हो 14 ₹1483 का और इसके बीच में डिविडेंड भी आए होंगे। मतलब किसी ने अगर ₹3 का शेयर खरीद लिया होता, तो अगर आप सिर्फ डिविडेंड देखना चाहेंगे तो आप डिविडेंड्स भी देख सकते हैं कि डिविडेंड्स ही जो है अभी तक कितने आ गए होते। हुँ, ये देखिए ये एचडीएफसी की डिविडेंड हिस्ट्री है। हुँ, ₹3 का शेयर खरीदा, 8 पैसे का डिविडेंड आया, 10 पैसे का आया, 13 पैसे का आया, 16 पैसे, आई थिंक पैसों में ही चल रहा है, 20 पैसे और चलते ₹1 आई होप ये रुपीज़ में चल रहा है, आईएनआर में चल रहा है तो ₹6.5 का डिविडेंड भी आया, राइट? हुँ, मतलब जिसने ₹3 का शेयर लिया होगा उस समय, आज उसे ₹6.5 का डिविडेंड मिल रहा है। जस्ट थिंक ओवर इट ₹6.5 का जो है उसे डिविडेंड मिल रहा है। तो ये कितनी बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे आपको हो गई है, ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि भई ये हमने जो है कर क्या दिया। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्या कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि आप मान लो आपने इसी कंपनी का जो शेयर लिया था और वो 20% बढ़ा। जो सोचो जिसने ₹3 का शेयर लिया था, वो ₹6 में बेच के क्या सोच रहा होगा तेरे भाई ने 100% कमा लिया। क्यों? उसने सोचा ना मार्केट को टाइम कर दिया, अब जब नीचे आएगा तब दोबारा खरीद लूँगा। वो नीचे नहीं हुँ, आया, नीचे नहीं आया। अब क्या करेंगे आप? राइट। मैं आपको खुद बताता हूँ,
आप एक बार लॉकडाउन के टाइम के प्राइसेस, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब के प्राइसेस देखें। मैं आपको कुछ कंपनीज बता देता हूँ। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, पेज इंडस्ट्रीज। मैंने खुद खरीदा हुआ 17,000 रुपए का शेयर है पेज इंडस्ट्रीज का मेरे पास परचेज, और आज के डेट में शायद 30-32 हजार रुपए का चल रहा होगा। कर लो टाइम मार्केट को, हम्म। करके तो देखो। आज मैं उसे सर। 32,000 रुपए बेच नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पड़े रहने दो ना। हम्म। बैठा हुआ मैं से, अगर मैं से टाइम करने की कोशिश करूँ, बजाज फाइनेंस हम्म। लॉकडाउन में 2100 रुपए मैंने खरीदा। उससे पहले मेरे पास, मैं इस पे भी आपसे बातचीत करूंगा, मेरे पास 2017 का बजाज फाइनेंस पड़ा हुआ है 1700 कुछ रुपए का। राइट, अगेन गाइज ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है 1% भी, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो 1700 से 6000 कुछ पे आ गए, मैं अभी भी नहीं बेच रहा हूँ। लेकिन कई लोग उसे 2100 पे, 2200 पे, 2500 पे बेच के निकल गए होंगे। हम्म। राइट, और आज वो बैठ के ऐसे देखते होंगे यार मैं तो टाइम करने चला था मार्केट को। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम करने वाली बात है ना, इसे मैं कहता रहा हूँ कि अगर कभी स्टॉक मार्केट के जो है वो होली बुक्स लिखी गई तो उसमें ये होगा एक सिन, जिसे बोलते हैं ना छल, छल बोला हम्म। जाएगा इसको। रादर देन मैं ये बोलूंगा आपके ऑडियंस को, और अपने, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, या हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि रादर देन टाइमिंग द मार्केट, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम इन द मार्केट। राइट, और हम्म। इसमें देखिए कितना फर्क आ जाता है सर कि बहुत टाइम। बढ़िया लाइन बोली है सर आपने एक्चुअली में। अब मैं, मेरे को नहीं पता, मतलब मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा, मैंने कहीं पढ़ी होगी भाई। अच्छा। वो इतनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं ना, कभी कोई सोर्स याद नहीं रहता, तो आई एम सो सॉरी, मैंने कहीं ना कहीं लाइन पढ़ी होगी, ये भावना में बह के निकल तो गई है, मुझे उसका सोर्स याद नहीं आ रहा है। राइट, और हो सकता है ना भी पढ़ी हो, मतलब इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद ना ऐसा होने लग जाता है यार कि कहाँ क्या पढ़ा था। एनीवेज, सो द पॉइंट इज गाइस के आप मार्केट में टाइम स्पेंड करना सीखिए। मार्केट में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। हो सकता है 250 दिन स्टॉक मार्केट खुलती हो तो सिर्फ 15 दिन ऊपर गई हो वो पूरे साल में, या 10 दिन ऊपर गई हो पूरे साल में, लेकिन वो 10 दिन में इतना ऊपर गई होगी कि उसकी कोई हद नहीं। राइट, सो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने मार्केट में टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना है। और इसी में मैं बोलना चाहूंगा, देखो सिंपल तरीका, थॉरो रिसर्च के बाद स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, बने रहिए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल पीरियड के लिए उस स्टॉक के साथ बने रहिए। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल पीरियड स्टार लगा के कंडीशंस अप्लाइड, कि भाई आपने उसको हाफ ईयरली ईयरली रिव्यू करते रहना है, रेड हम्म। फ्लैग्स के लिए रेडी रहना है। और रेड फ्लैग्स क्या नहीं होते हैं ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं। ये जो आपका कोरोना आया, ये रेड फ्लैग नहीं था। राइट, ये रेड फ्लैग बिल्कुल भी नहीं था। हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंपनी के एक दो क्वार्टर या पूरा पूरा एक ईयर इससे बिगड़ जाए, लेकिन अगर वो ग्रेट कंपनी है, अगर वो उसकी मैनेजमेंट सॉलिड है, उसके प्रोडक्ट बेस बहुत बढ़िया है, तो वो बाउंस बैक अब तक कर चुकी होगी, नहीं तो बहुत जल्दी कर जाएगी। जब किसी कंपनी के आपके, आप जैसे बोलते हैं ना कि भाई, हम 4 M's बोलते हैं कि आपको मीनिंग ऑफ बिजनेस नहीं पता, आपको उसकी मोट नहीं पता, आपको उसकी मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, और आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं ली। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर कभी आराम से बात करेंगे, तब हम्म। जो है वो दिक्कत होने लग जाती है। इसलिए हम्म। ऑलवेज 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 रिमेंबर, बाय ग्रेट कंपनीज एंड देन कीप रिव्यूइंग देम हाफ ईयरली ईयरली। ये एक्सेप्शनल इवेंट्स को आप लोग अवॉइड करें, एक्सेप्शनल इवेंट्स को आप लोग अवॉइड करें जब तक आपने जिस अजम्पशन पे उसमें इन्वेस्ट किया था उनमें कोई चेंज ना आए, तब तक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन स्टॉक्स को छोड़े ना। और ये एक बड़ी ना साइकोलॉजिकल इशू है। पीपल पीपल सेल देयर विनर्स एंड कीप देयर लूजर्स विद देमसेल्व्स। ऐसा इसका ऐसा क्या क्यों मतलब है? होता है, मतलब ऐसा हाँ, होता भी क्यों, आप ये मैं भी बताता बताओ। हूँ, अभी अगेन मैं किसी स्टॉक का नाम लूंगा तो हाहाकार मच जाएगी। एक बैंक है, इसका हम बोलते हैं नो बैंक। ठीक है, तो एक कंपनी है नो बैंक। अब नो बैंक लोगों ने कितने कितने प्राइस पे लिया, वो नीचे गिरा। तो ना मैं बताता हूँ, जब बच्चा स्टॉक मार्केट में एंटर करता है ना, तो उसे पता है क्या सिखाया जाता है, नीचे गिरे तो और खरीदो, एवरेज कर लो, एवरेज। भाई एवरेज कर लो, लेकिन आप, ये इतनी बड़ी चीज है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, किसको एवरेज कर लो? एक बेकार घटिया कंपनी को एवरेज करोगे तो आपका पैसा डूबेगा ही। और ये मत सोचो कि वो इतना नीचे गिर गया तो और नीचे नहीं गिर सकता है। जब यस बैंक, शायद यस बैंक में से नाम निकल ही गया, जब यस बैंक जो है वो 350-400 रुपए का भी रहा होगा कभी शेयर, तो लोगों ने सोचा 200 तक ही तो गिर सकता है। फिर 200 से 150 पे, अरे 150 से नीचे क्या आ जाएगा खरीद, 150 से नीचे क्या आ जाएगा खरीद, 50 से नीचे क्या आ जाएगा खरीद, 5 रुपए पे वो स्टॉक आ गया था, 5 रुपए पे। राइट, हम्म। सो द प्रॉब्लम बिगिंस जब आप अपने लूजर्स को जो है, और ऐसा क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। इसके आपको बहुत बड़ा आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, मैं ये समझा समझा के थक गया। बोरोड कन्विक्शन पे स्टॉक्स मत खरीदिए। जब आप बोरोड कन्विक्शन पे स्टॉक खरीदे, व्हाट इज बोरोड कन्विक्शन? हम्म। किसी ने टिप दी, आपने स्टॉक खरीद लिया।
जब आप बोरोड कन्विक्शन पे स्टॉक खरीदते हैं तब आप ऐसी हरकतें करते हैं कि स्टॉक नीचे जाता है, आपको उसका फंडामेंटल तो पता ही नहीं, आपको ये पता नहीं वो नीचे क्यों जा रहा है, राणा कपूर भाई साहब ने क्या क्या किया, उनका डीएचएफएल में क्या रोल रहा या और बाकी चीजों में उनका क्या रोल रहा है, यस बैंक वालों का, आपको ये नहीं पता, बस आपको लग रहा है कि आपने 200 खरीदा, आज 150 मिल रहा है, कमाल है। कमाल नहीं है भाई। अच्छा, अभी इसी को मैं ऐसे देखता हूँ, लेट अस से XYZ स्टॉक, पेज इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, राइट, या और डिवीज लैब, ये बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेटर्स हैं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं। ये स्टॉक ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि ये अपने अचानक से 25% की गिरावट आ जाती है इनके अंदर। मैं बोलूंगा इनका भी पहले कॉज ढूंढो, इनका भी पहले कॉज ढूंढो कि गिरावट क्यों है। अगर मैनेजमेंट में गड़बड़ है, बिजनेस में गड़बड़ है, इनके फंडामेंटल्स में लॉन्ग टर्म वाली गड़बड़ है। लॉन्ग टर्म में क्या बोलता हूँ, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट से आप कुछ नहीं पता लगा सकते हो, राइट। 1-2 क्वार्टर किसी के भी बुरे जा सकते हैं, 1-2 क्वार्टर आपके भी बुरे जाते होंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म कोई इशू दिख रहा है कंपनी के साथ, देन वो एक रेड फ्लैग है। अदरवाइज ऐसे स्टॉक्स को आपको गिरते समय जरूर परचेज करना चाहिए। येस बैंक तो गिरता हुआ चाकू था, राइट, और वो लोग उसको पता नहीं लगा पाए। लोगों को तब भी ना एक हाइप मचती रही कि नहीं नहीं खरीदो खरीदो खरीदो। अगेन हम यार जो भी यहाँ पे स्टॉक के नाम ले रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम ना सभी में किसी तरह से कोई जुड़े हुए हैं, कोई रजिस्टर्ड है, कुछ नहीं। हम एक आम रिटेल इन्वेस्टर हैं, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो यही है कि टाइम द मार्केट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्पेंडिंग टाइम द मार्केट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप अपने अच्छे ग्रेट कंपनीज को बाय कीजिए और उन ग्रेट कंपनीज के साथ जो है वो रुक जाए, समय बिताएं। जितना समय आप ग्रेट कंपनीज के साथ बिताएंगे, आप उतना आगे जो है वो पहुंचा पाएंगे। और एक बात अपने दिमाग में रखिए, आज जब हम एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे थे, तो आपको आपको ना कभी लगता होगा यार काश मेरे पापा ने एचडीएफसी बैंक के जो है ना उस समय 5,000 शेयर ले लिए होते। 5,000 शेयर 96 में कितने के आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 5,000 शेयर 15,000। इंटू 3, 15,000 रुपए के जो है आपके 5,000 शेयर आ जाते हैं, राइट। और 15,000 कोई बहुत बड़ा भी अमाउंट नहीं है। आप ये बोलो 96 के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है, शायद बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, राइट। तो आज आपके पास जो है 5,000 शेयर होते, मैं इसमें डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट भी हुआ होगा बीच में 1-2 बारी, वो नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ सीधा इसको जो है 1500 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 75 लाख रुपए के आपका शेयर होते हैं। 15,000 का 75 लाख। 15,000 का 75 लाख रुपए बन गया होता है, राइट। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर 75 लाख जो है इन्फ्लेशन का ये वो, आप देखिए ना कितना परसेंट इससे सीएजीआर दिया होगा। आई एम श्योर एचडीएफसी ने आपको 20% से ऊपर का सीएजीआर दिया होगा। आप और क्या चाहते हैं। इसी बीच में डिविडेंड भी आए होंगे, डिविडेंड को भी आप इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि 5,000 जब आपके पास स्टॉक है तो आपके पास डिविडेंड भी, चाहे वो 1 रुपए क्यों ना हो, उस टाइम पे आपके पास 5,000 रुपए आ रहे थे, राइट। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज सोचने लायक है कि आप अच्छे स्टॉक्स खरीदें और उसके साथ जो है आप समय बिताएं मार्केट में। अगर आप उनसे एग्जिट ले लेंगे, अपने विनर्स को आप छोड़ देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पे जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ हर किसी को, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे ना, उसमें सबसे बड़ा जादू ना एन का है, where n is equal to number of periods, नंबर ऑफ पीरियड्स, करेक्ट। right? तो अगर वो नंबर ऑफ पीरियड्स बहुत बड़ा होता जाएगा तो कमाल होता जाएगा, और वो नंबर ऑफ पीरियड अगर छोटा है, आप कितने मर्जी पैसे लगा लो, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। और वो नंबर ऑफ पीरियड जो एन है, वो आपका जितना बड़ा होता जाएगा, आप जो है उतने ज्यादा वेल्थ क्रिएट करते जाओगे। तो ऐसा कहते हैं कई लोग कि आइंस्टाइन बाबू ने बोला था, श्री आइंस्टाइन बाबा ने, कि भाई कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर। मैं बोलता हूँ नो, ओके ठीक है, बट दैट एट्थ वंडर इज नॉट गोइंग टू वर्क विदाउट द नाइन्थ वंडर, दैट इज टाइम, दैट इज योर पेशेंस, दैट इज द एंड। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि भैया एट्थ वंडर तभी काम करेगा जब नाइन्थ वंडर एक्टिवेट होगा। आप अगर 2 साल के लिए कंपाउंड कर रहे हो, कुछ नहीं बनेगा। आप अगर यही 20 साल के लिए कंपाउंड कर रहे हो, आप हैरान हो जाओगे कि क्या क्रिएट कर सकते हो आप। आई थिंक हाँ जी, मैं बोलिए। आज ही पता नहीं एक बुक थी, उसमें ना मैंने बुक तो नहीं पढ़ी, वाज जस्ट गोइंग थ्रू स्किम कर रही थी, और उसमें स्टार्टिंग में ही रॉबर्ट कियोसाकी का एक कोट लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर द कोट एग्जैक्टली वर्बेटिम, बट आई रिमेम्बर द क्रक्स ऑफ द कोट। उन्होंने ये लिखा हुआ था कि इन्वेस्टिंग को लेकर, मतलब स्टॉक मार्केट में, मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना लगाया या कितना कमाया, ये मैटर करता है कि आपने कितने टाइम तक उस अमाउंट को होल्ड करा, आपने कितना अमाउंट री इन्वेस्ट करा, और कितना टाइम फिर आपकी फैमिली, आपके जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, वो भी उसको होल्ड कर रही है। मतलब दैट्स हाउ द ट्रू वेल्थ जनरेशन साइकिल एक्चुअली हैपेंस। अब फॉर एग्जाम्पल आप ही का केस ले लेते हैं, आपका जितना भी इन्वेस्टेड अमाउंट है एज इट इज उसको मिष्टी खुशी इनहेरिट करेंगे, राइट। अब आप उनको यही नॉलेज देके जाओगे ना भाई कि तुमने भी बेचना नहीं है, ये
समझ रहे हो? अब जब आप ये बोलोगे ना शायद मुझे, तो लोग बाग पता है क्या बोलते हैं, फिर एन्जॉय कब करोगे इनको, इस पैसों को? तो भाई देखो, अगर मैंने अपनी एक्टिव इनकम करनी छोड़ी, यानी कि अगर मैं कंप्लीटली रिटायर हो गया, जो मुझे लगता नहीं मैं होऊँगा, तो शायद भाई हम इसको एन्जॉय करेंगे, और मुझे लगता है तब भी हमारे जो पोर्टफोलियो में जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, हम शायद उसी के पैसे से अपना जो है खूब एन्जॉय कर लेंगे। ये फिर भी डिपॉज़िटेड रहेगा ग्रेट कंपनीज़ के अंदर। सो एज़ हुँ, सच कोई प्लान नहीं है, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में ना एक, यहाँ पे मतलब देखिए कितना कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हैं, कि बोलते हैं ना, फेलिंग टू प्लान इज़ अ प्लान टू फेल, बट हुँ, in this particular case, not having a plan is the best part. Why? Because I have no particular period कि मुझे यहाँ से जो है इतने टाइम में बाहर निकलना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी स्टॉक्स बेचूँगा, नहीं। हुँ, मुझे मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं, उसमें जो मेरे पैरामीटर्स हैं, उसपे कोई रेड फ्लैग नज़र आता है, मैं बेच दूँगा, मैं पैसा अपने पास रखूँगा। चाहे मैं हुँ, डेट फंड में रखूँ, चाहे मैं कहीं भी रखूँ, और मैं इंतज़ार करूँगा नए स्टॉक को ढूँढने का। अब वो नया स्टॉक मुझे 1 महीने में मिले, 2 महीने में मिले, 6 महीने में मिले, फिर उसके अंदर इन्वेस्ट कर दूँगा। हुँ। सर वो हाँ जी। वाली बात है ना, अभी आपने बोला ही था कि आप जो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो, ये भी मत करो कि भूल जाओ। आप उनको रिव्यू भी हाँ। करो, जैसे आपने बोला ये कि बाय एंड फॉरगेट जो है ना, बाय एंड फॉरगेट वाला पॉइंट जो है ना, वो ये है कि भाई आप वो पैसा भूल जाओ। स्टॉक्स को हुँ, मत भूलो, उनको स्टॉक्स को रिव्यू मत करो, भूलो। करेक्ट, करेक्ट। उनको रिव्यू करो। हुँ। और सर एक चीज़ ना मैं हाँ, हाँ, हाँ। बताइए, बताइए। नहीं, नहीं सर आप बताइए फिर मैं बोलती हूँ। एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक ना बड़ी लोगों में ना चुल होती है कि भई हमें ना कुछ अलग करना है भाई स्टॉक मार्केट में। हुँ, तो मैं उनको एक बोलना चाहता हूँ, अगर आप वाक़ई में कुछ अलग करना चाहते हो ना स्टॉक मार्केट में, तो कुछ मत करो। एक बार इन्वेस्ट कर दिया, फिर कुछ मत करो। हुँ। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, सिट ऑन योर एस, दैट्स इट। रिव्यू आफ्टर सम टाइम, एंड देन अगेन सिट ऑन योर एस, हुँ, बस। अगर आप ऐसा कर पाएँ, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये ट्विटर पे भी डालूँगा ये छोटी-सी क्लिप बना के। हुँ, आपके पोर्टफोलियो में ज़रा चेक करके मुझे बताएँ कि आपका लॉन्गेस्ट होल्डिंग पीरियड क्या है? मतलब हुँ, आपके पास जो आपने शेयर खरीदा, आपके पास सबसे पुराना शेयर कौन-सा पड़ा है? और आप जनरली अपना एवरेज होल्डिंग पीरियड निकाल के बताइए। हुँ, अगर आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड 3-4 साल से कम है, तो आप यहाँ मज़ाक कर रहे हो इक्विटी मार्केट में, बिलीव मी। आप इक्विटी मार्केट्स के लिए बने ही नहीं हो। हुँ, देखो यार, मैं ट्रेडर से और भाई फ्यूचर ऑप्शन वालों से मैं इनकेपेबल हूँ, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ उनसे बात करने के लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ उनसे जो एक्चुअली में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। हुँ, तो अगर आप 3 साल से कम आपका होल्डिंग पीरियड आ रहा है, एवरेज होल्डिंग पीरियड, वो खत्म, टाटा बाय-बाय, राइट? और मैं बोलने से पहले अपना होल्डिंग पीरियड चेक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। सो मेरे पास जो भी स्टॉक मैंने परचेज़ किए हैं, मैंने 2017-18 में, हर बार बोलता हूँ कि भाई 2017-18 में एक्टिव होता, शायद आपके पुराने पॉडकास्ट में मैंने बताया कि पहले करेक्ट। हमसे बहुत गलतियाँ हुई थी। तो 2017-18 में जब मैंने इन्वेस्टिंग करनी शुरू करी, एंड तब से लेके अब तक मेरे पास जो स्टॉक्स मैंने बाय किए हैं वो हैं ही। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मैंने अपनी गलती की वजह से बाय कर लिए थे, कुछ और थॉट प्रोसेस के साथ बाय कर लिए थे, वो मैंने बेचने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मार्केट बहुत हाई है, तो मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, अपनी गलतियों को से छुटकारा पा रहा हूँ। प्लीज़ नोट दैट आई एम नॉट सेलिंग माय विनर्स, आई एम सेलिंग द लूज़र्स, और द कंपनीज़ जिसमें मेरी खुद की कन्विक्शन नहीं थी। अब यहाँ हुँ, पे भी आपको एक बात बता दूँ मैं कि येस, और आप ये सोचिए ना कि यार मैं भी तो आपकी तरह ही था ना, मैं भी पहले है ना, किसी ने बोला ये वाला स्टॉक खरीद ले, अच्छा जी हुँ, खरीद लिया। तो अब मैंने उन स्टॉक्स को भी उनको लॉस में नहीं बेचा मैंने। मैंने उन स्टॉक्स को भी लॉस में नहीं बेचा, रखे रखा। हुँ, नहीं तो इतना पैनिक हो गया था, मेरा एक जो एचडीएफसी में डीमैट अकाउंट है, वो भाई साहब उसमें तो खून की नदियाँ बह गई थी जब ये कोरोना हुआ था, करेक्ट, करेक्ट। लॉकडाउन हुआ था, लिटरली खून की नदियाँ बह गई थी। और हुँ, आज भाई साहब उसमें वो लबालब प्रॉफिट दिख रहे हैं उसके अंदर। तो अब मैं वहाँ से अपने लूज़र्स को कट करता जा रहा हूँ, जो मैंने अपनी कन्विक्शन से नहीं खरीदे थे, जो मैंने अपनी समझदारी से नहीं खरीदे थे। राइट, एंड आई एम रियली मैं बहुत अपफ्रंट होके प्राउडली एडमिट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि भाई मैंने वो किसी और की कन्विक्शन से खरीदे हुए थे। अब मैं उनको धीरे-धीरे बेच रहा हूँ। कुछ प्रॉफिट पे बिक रहे हैं, कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिक रहे हैं, कुछ शायद थोड़े बहुत लॉस पे भी बिके, बट येस वो मिनिमाइज़ हो गया है लॉस वहाँ पे ना। और जो अच्छे स्टॉक्स थे, जो बढ़िया स्टॉक्स थे, वो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट दे ही रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, 2017 से मैंने देखना शुरू किया। अगस्त-सितंबर 2017 से मेरे पास स्टॉक्स पड़े हैं। मैंने पहली बार बजाज फाइनेंस का मैंने बताया था आपको, 2017 हुँ, मैंने स्टॉक खरीदा था, वो आज तक है मेरे पास। मैंने अभी नहीं बेचा, तो आप लगा लीजिए लगभग 4 साल हो गए हैं। तो आप हुँ, देख रहे हैं कि मेरा होल्डिंग पीरियड, मेरा एवरेज होल्डिंग पीरियड, अभी तक मेरा इन्वेस्टिंग पीरियड ही 4 साल है और मेरा होल्डिंग पीरियड भी 4 साल है। दैट्स इट। हुँ, तो राइट। आप भी इस चीज़ को देखिए कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है?
इस चीज़ पे कोई चर्चा ही करने को तैयार नहीं है। मैं आपको 25 शेयर बता दूँ इसमें इन्वेस्ट कर लो। क्या कर लोगे अगर तुम होल्ड ही नहीं करके रख सकते उनको? क्या कर हुँ, लोगे? 10%, 20%, 30% कमा लोगे। फिर आप उनको कहीं और इन्वेस्ट करोगे उसमें गँवा दोगे, राइट? तो हुँ, होल्डिंग द स्टॉक्स, होल्डिंग योर इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग योर मनी इज़ अ स्किल, राइट? हाँ हुँ। जी, शर्मा जी। सर मेरे को ना एक चीज़ और बोलनी है सर, आप जैसे बोल हुँ, रहे हो होल्ड करने के लिए, कई लोग मान के कहना कर भी लेते हैं होल्ड, लेकिन फिर हुँ, अपने दोस्तों से कंपेयर करते हैं जिनका पोर्टफोलियो का प्रॉफिट ज़्यादा होता है बिकॉज़ दे स्टार्टेड अ लिटिल अर्ली। मेरे हुँ, फ्रेंड ने मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाया तो मैं तो हुँ, बड़ी जेलस हो गई। उसने हुँ, बहुत कम अमाउंट लगाया और उसका हुँ, मतलब जो मेरा आज की डेट में मतलब मेरे जितना ही उसका पोर्टफोलियो था, लेकिन उसने बहुत छोटे अमाउंट से ट्राई किया। चलो मैं बता ही देती हूँ। वो हुँ, पहुँचा 1.5 लाख से 6 लाख पे और मैं पहुँची हुँ, 5.5 से 6 पे, हुँ, ठीक है? तो मैं हुँ, हुँ, यार ये क्या है? मैं तो हुँ, ढक्कन हूँ, मैंने तो बहुत गलत हुँ, किया है मेरे को मैं हुँ, अब सोच रही हूँ कि वो गिल्ट कैसे डेवलप हो गया बस मतलब 1 सेकंड नहीं लगा किसी को मेरा हुँ, कॉन्फिडेंस हिलाने में। तो सर हुँ, अब ये ऑब्वियसली मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे लोग हुँ, होंगे जो सेम एग्ज़ैक्टली हुँ, चीज़ कर रहे होंगे। तो हुँ। व्हाट डू यू थिंक आपको उन्हें क्या बोलना चाहिए? और आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि यार घबराओ मत? मुझे नहीं पता वो 1.5 से अब वही है ना आप उसको मेरा पोर्टफ़ोलियो दिखा दो, शायद उसको फोमो हो जाए। वही, सो राइट। एक-दूसरे का पोर्टफ़ोलियो देख के, एक-दूसरे के स्टॉक्स देख के क्यों फोमो पालना है? मतलब मैं तो साफ बोलता हूँ, अपफ्रंट बोल रहा हूँ भाई, नहीं समझ आता ना स्टॉक मार्केट, भाई इंडेक्स फंड, नहीं समझ हुँ, आता ना इंडेक्स फंड आ गया ना समझ में, एक्टिव म्यूचुअल फंड, आ गया एक्टिव म्यूचुअल फंड समझ में, रिसर्च करो, पढ़ना सीखो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखो, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना सीखो, वेलकम टू द स्टॉक मार्केट्स। क्यों सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो भी कर रहा है, आपको मैं बताऊँ कि लोग बाग इतने ट्रेडर्स इस समय पैदा हुए हैं, इतने इतने लोग जो इन्वेस्टर दिखा रहे हैं, इन्वेस्टर होने की एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं इन्वेस्टर की खाल में ट्रेडर घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस समय घूम रहे हैं जिनको आइडिया नहीं है कि वो किस किस माइन पे चल रहे हैं। सो माइन नहीं बिछी होती हैं जो, हुँ, क्या हुँ। बोलते हैं उन्हें? बॉम्ब्स जो लगे हाँ, होते हैं हाँ, जिस पे पैर रखते हो माइन्स ही बोलते हैं ब्लास्ट हो गए, सर। लैंड माइन्स, हाँ, राइट? तो अब लैंडमाइन्स किस हाँ। लैंड माइन पे चल रहे हैं अभी आपको पता नहीं है। और फिर हुँ, मैं बोल दूँ, किसी को नहीं पता मार्केट कब क्रैश होगी, कितनी ऊपर जाएगी, कितनी नीचे जाएगी, राइट? और हुँ, वो हमें एक अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स में ना मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। सो हुँ, मिस्टर मार्केट बिहेव्स इर्रेशनली। वो कभी आपको हुँ, बहुत कम प्राइस में अच्छी चीज़ दे देता है और कभी बहुत घटिया चीज़ भी आपको बहुत हाई प्राइस पे ऑफर कर रहा होता है, राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली बोलूँ तो भाई आप स्टॉक मार्केट में अगर 12 से 14% पर एनम कमा रहे हैं, खुश रहिए। इससे ज़्यादा की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अपना पोर्टफोलियो आप देखिए ओवरऑल। अगर आपका पोर्टफोलियो 12 से 14% है, वेरी गुड। आपको किसी और को देख के फोमो में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हुँ। राइट? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सर एक चीज़ आपने बोली थी कि रिव्यू करो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली अ, तो सर ये आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि क्यों हमें क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली ही मतलब मंथली क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो कि या फिर मंथली 2 साल में क्यों मंथली नहीं देखो, करना चाहिए? मंथली तो मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ना कंपनी पे। और हुँ, कोई बीच में ऐसा कुछ देखिए, कोई समझो कोई स्कैम में नाम आ गया कंपनी का, हुँ, राइट? उसपे भी आपको इतनी जल्दी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास डिटेल्स ना हो। जैसे ओके। मैं इन्फोसिस की बात करता हूँ एंड आई वाज़ वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ इट, राइट? हुँ, और उस टाइम पे शायद मुझे नहीं पता वो कौन-सा साल था, विशाल सिक्का का कुछ हुआ था, हुँ, हुँ, राइट? तब हुँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग में नहीं था बट मुझे धीरे-धीरे चीज़ें जो है वो समझ आने लग रही थी कि क्या हो रहा है, हुँ, राइट? विशाल सिक्का का डिस्प्यूट कब हुआ था मैं वो ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो क्या था कि भई कुछ उन्होंने कुछ बोल दिया, अगस्त 2017 की बात है मेरे ख्याल से। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने बोला ना 2017 वाज़ लकी फॉर मी, वेरी राइट? लकी। तो वो विशाल सिक्का वाला डिस्प्यूट था। अब उस समय इन्फोसिस का प्राइस को लोग बाग बीट कर रहे थे। मतलब गली में ले जा लेके कैसे लड़कों को मारते हैं ना, एक लड़के को 10-15 लड़के पकड़ के मार देते, वैसी हालत हो रही थी इन्फोसिस की, हुँ, राइट? बट आई वाज़ श्योर जो मुझे ये मेरे बैकग्राउंड जो मेरे सीए ने मुझे बैकग्राउंड दिया या जिस तरह से हम कभी-कभी कंपनीज़ के बारे में बातचीत करते हैं, तो इन्फोसिस के बारे में इन्फोसिस के एम्प्लॉइज़ मेरे कुछ दोस्त हैं। आई वाज़ वेरी मच श्योर कि यार कंपनी में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। हुँ, विशाल सिक्का ओके। है या नहीं है, इस बात का कोई इम्पैक्ट एज़ सच मुझे कंपनी पे लग नहीं रहा है, कंपनी के रेवेन्यू पे, कंपनी के प्रॉफिट्स पे, नॉट विशाल सिक्का तो कोई और होगा। आज मैं आपसे पूछूँ इन्फोसिस का सीईओ कौन है? बिलीव मी नहीं पता होगा आधे लोगों को, नहीं मुझे भी नहीं पता होगा, पता। राइट? तो नहीं फ़र्क पड़ रहा है इसका मतलब उस बात हुँ, से। तो अगर हुँ, कोई ऐसा इवेंट होता है, तो उसको एनालाइज़ करना सीखिए। तो ये सब कुछ जजमेंट है। आप उसको एनालाइज़ करना सीखिए कि भई ये क्या एक्चुअली में कंपनी के फंडामेंटल्स बदल देगा? क्या ये कंपनी के
अच्छा, अगर अगर बुरा था विशाल से बाई चांस, मैं किसी को जानता नहीं, अगर वो बुरा व्यक्ति था कंपनी के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है जी, मैनेजमेंट सुधर रही है, राइट। हुँ, अच्छा व्यक्ति था तो मुझे इन्फोसिस पे विश्वास था कि उनकी गवर्नेंस की लोग बाग कस्में खाते हैं यार। मेन इशू होता है गवर्नेंस का, तो इन्फोसिस की गवर्नेंस की लोग बाग कस्में खाते हैं, राइट। हुँ। नारायण मूर्ति जी ने इस गवर्नेंस को एक मतलब अपना एक बेंचमार्क बनाया, राइट। एग्ज़ाम्पल सेट किया है सर। एग्जाम्पल सेट किया। तो कैसे वो ऐसा होने देंगे कंपनी के अंदर? कैसे हुँ, ऐसे हो सकता है? वो जो छोटी-छोटी चीज़ पे लोगों को निकाल देते हैं कि भई तुमने ये कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से नहीं किया, गवर्नेंस की पॉलिसीज़ पे ये चीज़ें खरी नहीं उतरती। तो आप समझ रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू था मेरे माइंड में, वो जजमेंट थी मेरे माइंड में। तो मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि ऐसे जब इवेंट्स आएँ तो आप उसको रिव्यू करें। आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मैंने उठाया, मैंने अपने पापा को भी उठाया उसका फ़ायदा। मैंने पापा को बोला खरीदो शेयर्स इसके, राइट। हुँ, एक बात, दूसरी बात, अब ये पीरियड कहाँ से आया कि 1 साल 6 महीने? देखो 1 साल में आ जाता है 4 क्वार्टर, और जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सबके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। आपको दिख जाता है क्वार्टर राइट, ऑन क्वार्टर कैसा काम हो रहा है, राइट? करेक्ट। पिछले क्वार्टर से कैसा काम हो रहा है, लास्ट ईयर के क्वार्टर से आप कंपेयर कर सकते हो कैसा काम हो रहा है। बहुत कुछ आपके सामने पिक्चर जो है क्लियर होने लग जाती है, राइट? 6 महीने से भी मैं बोलूँगा कि 1 साल का पीरियड ही ज़्यादा सही है। आप 1 साल में रिव्यू करें, कोई और ऐसे घबराने की बात नहीं है। कोई ऐसा इवेंट आए, जैसे हमने हमने ना बहुत कुछ देखा, कोविड जैसा इवेंट आया है, हुँ, राइट? या और कोई, जैसे अगर मैं पुराने इवेंट्स की बात करूँ, 2008 का जैसे सबप्राइम क्राइसिस बोल देते हैं हम लोग, 2007-8 का, राइट? उससे पहले अगर हम जाएँ तो वो 9/11 अटैक हो गया था, उसको हम तब स्टॉक मार्केट जो है बिल्कुल क्रैश कर गई थी। तो ऐसे इवेंट्स के आने से आप मुझे बताओ किसी कंपनी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगता कि भाई उसने किसी कंपनी के फाइनेंस को टच भी किया होगा। एक फ़ियर का माहौल बन जाता है, डर का माहौल बन हुँ, जाता है। उस समय तो बल्कि आपको थोड़ा-सा ब्रेवरी दिखाते हुए जो है बाहर आना चाहिए। बोलते हैं ना कि हुँ, बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज़ ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज़ फियरफुल। तो आई फॉलोड दिस बाय माय हार्ट, और आई एम रीपिंग द बेनिफिट ऑफ इट, राइट? हुँ, तो हुँ। ये चीज़ आपको तब अपनानी चाहिए। अगर आपके जो पैरामीटर्स जिन पे आपने कंपनी सेलेक्ट की थी, उसमें दिक्कत लग रही है, प्लीज़ टेक एक्शन, टेक एक्शन। राइट। और सर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब आई थिंक आपने उसे इनडायरेक्टली एड्रेस भी किया है। जैसे हम बोल रहे हैं यू कांट टाइम द मार्केट बट ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनका तो काम ही यही होता है। हाँ भाई आज मैं इस पे वो लगा देता हूँ, सर्किट लगा देता हूँ, इसको फिर शॉर्ट सेल कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो देखो, कर मैं तो इसमें क्लियर कर दूँ, क्योंकि ट्रेडर ना फिर आके लड़ते हैं कि तुझे नहीं हाँ, आती मैं ट्रेडिंग वही बोल वगैरह। रही हूँ कि भाई क्लैरिफिकेशन दे ए देते हैं। हमें आती नहीं, मुझे तो नहीं आती। हुँ, मुझे मेरे बस की नहीं है, मैं साफ अपफ्रंट बोल रहा हूँ, भाई मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है, ना ही मैं सीखूँगा, मेरे बस की नहीं है उसे सीखना। मेरा वो टेम्परामेंट नहीं है, मेरे पास वो पेशेंस नहीं है। पेशेंस चाहिए होते हैं ट्रेडर्स को भी बड़े ज़बरदस्त वाले, राइट? तो हुँ, मेरे पास वो टेम्परामेंट नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, वो थॉट प्रोसेस नहीं है, वो स्किल नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। अब हुँ, बोलो, एक बात। दूसरी बात, भाई आपको ट्रेडिंग करनी है, करिए, अपनी अपने रिस्क पे करिए। हुँ, आप जैसे करना चाहते हैं करिए। मेरे से सजेशन माँगेंगे, मैं बोलूँगा भाई एक अलग डीमैट अकाउंट खोल लेना, हुँ, उसके बाद ट्रेडिंग करना शुरू करना। वहाँ पे अपना एक अलग डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट रखो, उससे काम करो जो भी कर रहे हो। स्टॉप लॉस के साथ करो, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करो। पहले धीरे-धीरे चलाओ, फिर उसके बाद अगर आपको समझ आती है, एक्सपीरियंस आता है, फिर करो उसको आगे। अदरवाइज़ हुँ, मैं भाई बिल्कुल ना बोलता हूँ। इसमें भी मैं बताना चाहूँगा क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में ना प्राइसेज़ को कौन इम्पैक्ट डालेगा, क्या इम्पैक्ट डालेगा, कितना इम्पैक्ट डालेगा, यू नेवर नो। हुँ, लॉन्ग टर्म में प्राइस पे किसका इम्पैक्ट आने वाला है, सिर्फ़ एक वर्ड है, वो है अर्निंग्स। लॉन्ग टर्म में आपका प्राइस और अर्निंग सेम डायरेक्शन में जाता है। शॉर्ट टर्म में आपका प्राइस किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, राइट? एयरटेल वोडाफ़ोन का केस का कुछ आया, एयरटेल का प्राइस बढ़ गया। आज वोडाफ़ोन बोल दे कि भई हम रिवाइव हो गए, या कुछ भी ऐसा इवेंट हो जाए, एयरटेल का प्राइस घट जाएगा। एयरटेल हुँ, में कुछ चेंज नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बस वोडाफ़ोन की तारीफ से उसका प्राइस नीचे आ गया, उसकी बुराई से उसका प्राइस ऊपर चला गया। तो ये हुँ। शॉर्ट टर्म हमारे बस की है नहीं, हमें समझ नहीं आती ये चीज़, हुँ, राइट? ऐसा हाँ लगता जी। है कि भई स्टॉक मार्केट ना वो सेंसिटिव वाली गर्लफ्रेंड की तरह है, बड़ी जल्दी बुरा मान जाती है, नीचे गिर जाती है, हाँ, कुछ ऐसे बिल्कुल, इवेंट बिल्कुल, हो बिल्कुल। गया, ऊपर चली जाती है, एकदम बिल्कुल, एक्साइटेड हो जाती है। सर ये राइट। आपने जो ट्रेडिंग वाली बात बोली, इससे बस महाभारत की एक वो याद आ गया ना, जब वो खेल रहे होते हैं हुँ, द्यूत क्रीड़ा बोलते हैं उसको द्यूत क्रीड़ा खेल रहे होते हैं तो वही वो अ, लालच में कि शायद नेक्स्ट वाले में जीत जाऊं तो एग्ज़ैक्टली। मतलब गैम्बलिंग ट्रेडिंग वही है ना गैम्बलिंग हाँ गैम्बलिंग गैम्बलिंग दिस ही इज़ है कि अच्छा एक बार मैंने 100 रुपए के खरीदे 150 पे बेच दिया एक दिन में 50 हो गया तो हुँ, लोग शुरुआत तो यही करते हैं हजार हुँ, रुपए से अच्छा 1000 का मैंने 1200 बना लिया अगर 2000 होता तो मेरा 2400 आप समझ रहे हुँ। हो तो वो जो एक क्या बोलते हैं इसे एडवेंचर है ना वो खतरनाक हो सकता है तो तो उसका एक इसलिए तरीका है बड़ी ना, अगर आपको अगर ये इसे थ्रिल चाहिए, आपको ये रश चाहिए अपने
हॉर्मोन्स का रश चाहिए आपको, तो भाई गोवा जाओ, डेल्टा कॉर्प में जाके खेलो, राइट? डेल्टा कॉर्प की जो कंपनी है उसके जो कसिनोज़ है वहाँ खेलो, उसके जो और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं सट्टा खेलने की वहाँ खेलो, नहीं तो एलए चले जाओ वहाँ खेलो। और भी गम है ज़माने में स्टॉक वेगस मार्केट वेगस के सर, सिवा। वेगस हाँ, फेमस है। हाँ सॉरी वेगा हाँ, वेगास जाओ वहाँ खेलो। मतलब ये है नहीं, गैम्बलिंग के लिए जगह है नहीं, और वो सब सब या तो इससे आप देखो ना, बहुत बड़े-बड़े मैं कुछ मतलब इसमें ना कोई सही और गलत वाली बात नहीं है। हुँ, आई हैव सीन चार्टर्ड अकाउंटेंट सेइंग कि यार स्टॉक मार्केट तो सट्टा है। जब आप खेल ही हुँ, उसे सट्टे की तरह रहे हो तो सट्टा ही है, सही बात है। राइट? जब उसे इन्वेस्टिंग आप उसे बिज़नेस की तरह देखोगे सट्टा नहीं है। ऐसे तो अगर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सट्टा नहीं है, क्यों? मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, आप अपना बिज़नेस चलाते हो, क्या आपको सट्टा लगता है? नहीं। तो आप स्टॉक मार्केट में कर क्या रहे हो? यू आर पार्टनरिंग विद अ बिज़नेस ओनली। करेक्ट। राइट, यू आर पार्टनरिंग विद अ बिजनेस ओनली। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में, कंपनी स्ट्रक्चर में अगर आपके पास एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं तो आप कौन हो उसके? आप ओनर हो ना उसके, हुँ, राइट? सो यू आर ओनिंग अ बिजनेस, और बिजनेस आपके घर में कितने लोग बिजनेस कर रहे हो, क्या वो सट्टा है? नहीं। लेकिन सट्टा पता है कब है? जब आप रोज अपने पूरे बिजनेस को बेचने के बारे में सोचो, जरा सा प्राइस बढ़ जाए उसका, पूरे बिजनेस को फिर खरीदने के बारे में सोचो, जरा सा प्राइस घट जाए उसका, वो सट्टा है। वो है हुँ, प्रॉब्लम, राइट? राइट। हाँ जी, ठीक है शर्मा जी, आई थिंक काफी बहुत ज्ञानवर्धक बातें हो गई काफ़ है। हाँ जी सर। बाकी नेक्स्ट टाइम आएँगे कुछ नया टॉपिक लेकर। आई होप बिल्कुल। का सभी को, जो ये लोग सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं वीडियो, सबको समझ आया होगा कि भाई कंक्लूजन ये है, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। 1 कंक्लूजन नंबर 2 ये है, आप बाय ग्रेट कंपनीज़, उनको रिव्यू करो प्रॉपर्ली, टाइमली, और अगर आपको लग रहे हैं रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो एग्जिट ले लो। उसके राइट, बाद ये है कि बोरोड कन्विक्शन के ऊपर मत बाय करो, ठीक है? जहाँ राइट, पे कंपनी की गोइंग कंसर्न के ऊपर बात आ गई, कुछ मेजर हो गया है, देन यू शुड डेफिनिटली एनालाइज करके दोबारा से बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, वो डिसीजन आप जो है यूज करिए। हमारा 9th वंडर है पेशेंस, टाइम, और राइट, 8th वंडर है हमारा राइट। कंपाउंडिंग। और ये था हमारे पूरे पॉडकास्ट का समरी। कुछ मैंने मिस किया है तो सर आप ऐड कर नहीं, दीजिए। आई थिंक बहुत बढ़िया है, बस आपने टाइम नहीं करना है मार्केट को, मार्केट में टाइम स्पेंड करना है, दैट्स इट, राइट? करेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच नीरज सर फॉर कमिंग, एंड मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम। राइट, ओके जी, बाय-बाय। हाँ जी, तो पहुंच गए आप लास्ट तक। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही चुनिंदा लोग लास्ट तक पहुंचे होंगे, और उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सच में आपको अप्रिशिएट करती हूँ आपके एफर्ट्स के लिए, और मैं उस सीखने के जज्बे को सलाम करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप ये सभी ज्ञान को एक्चुअली में यूज़ भी कर पाएँ अपनी लाइफ में, ताकि आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएँ और अपने लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएँ। आपको हमारे चैनल के साथ जुड़कर अच्छा लग रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए उसी खुशी में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर छोड़कर जाया करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करा करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।